इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद मेरे साथ हैं, उनके दादा, उनके पिता, उनकी मां सांसद रहीं, वो खुद पहली दफा संसद पहुंचने जा रही हैं। उनका एक बयान है, वो बयान भी दर्शकों के लिए कोट कर दूं। और ये बयान पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वो उस पार्टी की सांसद हैं जिनका कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव माना जाता है। टिकट इसी आधार पर बांटे जाते हैं, पद इसी आधार पर दिए जाते हैं, पूरी गोलबंदी उसी आधार पर होती है। वो ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बेटी नहीं, सर्व समाज की बेटी बनना चाहती हूं। जिसने वोट दिया या नहीं दिया, मैं सबके लिए काम करूंगी। इकरा, इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इकरा, कहना और करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं क्या? आप जिस पार्टी से आती हैं, आपने कही तो बहुत शानदार बात है, लेकिन जिस पार्टी से आप आती हैं वो मुस्लिम यादव गोलबंदी से ही 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बना पाई। जी बिल्कुल, कथनी और करनी में कई जगह फर्क जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप मेरी जो सीट है, मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है कैराना, उस पर गौर करेंगे, उसके समीकरण को देखेंगे, तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सीट पर आप सिर्फ एक समुदाय के वोट से नहीं जीत सकते। वहां का समीकरण इस तरीके का है कि मेरी जो जीत है वो अपने आप में ये रिजल्ट है कि यहाँ पर मुझे 36 बिरादरी का, सर्व समाज का सपोर्ट और समर्थन मिला है, और तभी मैं ये सीट जीत पाई हूँ। तो इतने आशीर्वाद, इतना भरपूर प्यार मिलने के बाद अगर ये सीट मुझे जीतने का मौका मिला है, तो उस मौके को मैं सभी के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगी। और ये मैंने हमेशा ये देखा है और सीखा है कि जब एक जनप्रतिनिधि बन जाता है, आज अगर प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक वर्ग के, किसी एक समुदाय के नहीं है। और हमारा देश, सबसे पहले हमें अपने देश के लिए काम करना है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, सभी का यही फर्ज है और यही हमारे संविधान का भी दायित्व है कि हमें सभी के लिए काम करना है। तो इकरा, ये तो आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस हुई ना, ये व्यक्तिगत हुआ इकरा हसन का। पार्टी तो किसी और लाइन पर चलती दिखती रही ना अभी तक। देखिए, पार्टियों का भी, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी ने इस बार नारा दिया पीडीए का, और ये इतना बड़ा वर्ग इसमें कवर हो जाता है कि उसके बलबूते पर ही आज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये पीडीए का नारा था, जो जिसमें अगड़े भी आते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है, इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगड़े और जितने भी लोग हैं जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं, वो सभी इसके उसमें आ जाते हैं घेर में। लेकिन अंत तक, लेकिन इकरा, आप कह रही हैं, मैं जो सवाल उठा रही हूं वो ये कि भाई जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर संविधान भेदभाव की इजाजत नहीं देता। लेकिन आपकी पार्टी ने इसी चुनाव में कितने टिकट बदले इसी जातीय गोलबंदी के लिए? अंत तक 7-7, 8-8 जगहों पर टिकट बदलती रही, 2-2 बार, 3-3 बार। यही जातीय गोलबंदी सेट हो रही थी ना। देखिए, सभी का अपना समीकरण होता है, और जो हमारी पार्टी का जो भी समीकरण था, जो भी स्ट्रेटेजी थी, उसके बलबूते पर आज पार्टी ने बहुत सफलता हासिल करी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिली है। बात चुनाव लड़ने की और अपने वोटों को, वोट बैंक को, या आप कुछ भी कह लीजिए, सभी पार्टी अपने एक एक वोट बैंक को आधार बनाती जरूर है, लेकिन उसके बाद ये जो आप मेरा बयान चला रहे हैं, ये बयान उसके बाद का है। ये बयान वो है कि आज हम जीत गए हैं, चाहे हम किसी भी समीकरण पर जीते हो। हाँ। लेकिन जीतने के बाद हम ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे जिन्होंने हमें नहीं दिया है। तो मैं ये कहूँ ना इकरा, मैं ये कह सकती हूँ कि बतौर पार्लियामेंटेरियन एक 27 साल की वो युवा सांसद जो लंदन से पढ़ के लौटी है, जिसके पास एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, वो पार्टी की भी अप्रोच बने आगे आने वाले वक्त में। जातीय गोलबंदी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा आपकी पार्टी में भी। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि
डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। कुछ सीटों पर समीकरण हर सीट पर अलग बनता है। किसी सीट पर जाट बहुल्य सीट है, कोई सीट गुर्जर बहुल्य सीट है, तो हमारे यहाँ हम कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने भी पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी है और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कास्ट रियलिटी को थोड़ा हम इग्नोर करके चलते हैं अपने इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन आप जब धरातल पर काम करेंगे तो कास्ट एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ये एक बड़ा सामाजिक चेंज लाने की जरूरत है। तो इकरा, यानी कि हमारी पॉलिटिक्स, हम ये माने क्या कि हमारी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को जब थ्योरेटिकली से इतर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है पॉलिटिक्स, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परे रख देते हैं। Is that true? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रियलिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक आदर्श है, हम सबको उस तरफ चलना जरूर है, लेकिन जो रियलिटी है वो उससे कुछ दूर है। लेकिन उसको भी साधते हुए उसके बाद जो हमें आगे कदम बढ़ाने हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिखाए हुए पद चिन्हों पर और उनके उसूलों पर चलना है। लेकिन उससे पहले के जो रास्ते हैं उसमें जरूर ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज है, आज आप और हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर हम एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, लेकिन हमें एक प्रोग्रेसिव थॉट के लिए जो एक चीज है, जो हमारी कास्ट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स के अंदर लेकर आगे बढ़ाना है। इकरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जमीन की जो सच्चाई है आपकी पार्टी के भीतर भी उसको कम से कम माना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो अलहदा है और ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलहदा है और ये दूरी पाटने की जरूरत। खैर,